Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में उछाल, 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ा जीएसडीपी। उत्तराखंड के सरकारी भवनों में 2026 तक 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट बचेगा खर्च। क्रिकेट के प्रति जुनून और समर्पण ने दिलाई स्नेहा राणा को मंजिल। एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली है पहली स्पिनर। कुमाऊं में नैनीताल है पर्यटकों की पहली पसंद। 2023-24 में 12.90 लाख पर्यटक पहुंचे सरोवर नगरी। उत्तराखंड से हुई मानसून की विदाई, पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा बरसे मेघ। सबसे ज्यादा बागेश्वर जिले में दर्ज की गई बारिश। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं माही सिद्दीकी और रुक करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रीय कवि संगम ने दस्तक नई पीढ़ी की कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख कवियों ने युवाओं को हिंदी भाषा की महत्व देने का संदेश दिया है। वहीं कवि श्रीकांत ने इंगित किया है कि अंग्रेजी पर ध्यान देने के बजाय हिंदी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम ने मातृभाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। नई पीढ़ी का अगर हम बुनियादी उद्देश्य देखें तो ये कविता के माध्यम से हिंदी का जागरण है कि हमारे समाज में अंग्रेजी भाषा के प्रति जो एक अंग्रेजों का मतलब एक प्रभाव है भाषाई, उसको ख़त्म करने के लिए एक अभियान है। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि मंचीय कवि तैयार करने। मंचीय कवि तो तभी तैयार होंगे जब भाषा पे उनकी पकड़ होगी, हिंदी पे पकड़ होगी या हिंदी भी पे पकड़ होगी। हम गजलकारों को भी बुलाते हैं इस कार्यक्रम में। इसका मूल उद्देश्य यही है कि स्कूलों में नवांकुरों में यानी जड़ में खाद डालें, जिससे कि अच्छी फसल हो। ये जड़ से हम अच्छे पौधे तैयार कर रहे हैं हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी वाङ्मय के लिए। इसका मूल उद्देश्य है। राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान से ये आयोजित एक प्रतियोगिता है, जिसमें कि हमने 35 साल से कम बच्चों के लिए या कम लोगों के लिए, जिनकी आयु 35 से कम है, उनके लिए हमने दस्तक नई पीढ़ी के तौर पर ये शुरू किया है और बहुत वर्षों से हो रहा है ये। और जो 35 की आयु से ज़्यादा हैं और कभी उन्होंने मंच पर नहीं पढ़ा, उनके लिए पदार्पण का हमने ये कैटेगरी रखी है। इसमें हम वही है कि जो अपने आप लिखते हैं, स्वांते सुखाए की तर्ज पर खुद को खुश होने के लिए लिखते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक फनकार या कलाकार का धर्म है कि जो भी उसने लिख लिया वो समाज के लिए होता है, उनको वो अर्पण कर देना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये जो राष्ट्रीय कवि संगम है, इसके द्वारा ये माना जाता है कि बच्चों को मंच पे लाना, नए जो बच्चे हैं उनमें मेन कार्य ये होता है कि बच्चों में संस्कार कैसे जाएं, और बच्चों में संस्कार कविता के माध्यम से जाते हैं, हिंदी के माध्यम से जाते हैं। इसलिए हिंदी कवि सम्मेलन और कवि पदार्पण भी आज यहाँ पर हो रहा है, तो उससे भी लगता है कि बच्चे मतलब जो बड़े लोग हैं वो अपने मन के उद्गार सबके सामने अपने मंच पर खड़े होकर कैसे देते हैं। जी, आजकल ये दस्तक नई पीढ़ी की जो हमारा कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड में हम सन 2015 से लगातार कर रहे हैं। अब की बार 9वां ये कार्यक्रम है। इसमें हम जो उत्तराखंड की जो विशिष्ट प्रतिभाएं हैं और नई उम्र के बच्चे हैं जो कविता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको मंच देने का हम कार्यक्रम हर वर्ष 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम करते हैं, वीर बाल दिवस पर के अवसर पर। तो उस कवि सम्मेलन में जो बच्चे पढ़ेंगे उनका चयन होना है। मेरे साथ में खड़े हैं अवनीश मलासी जी, इन्होंने भी दस्तक नई पीढ़ी का ऋषिकेश में हमारा पहला कार्यक्रम हुआ, धर्मेंद्र उनियाल जी उसमें थे, और आज ये पूरे देश में परिचय के मोहताज नहीं है। तो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम नई प्रतिभाओं को, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को पूरे देश के फलक पे ले जाने का काम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब इस तरह का प्रोत्साहन बच्चों को मिलेगा तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के साथ जो आज एक समस्या आई हुई है कि लोग अंग्रेजी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, वो चीज़ भी उनकी ख़त्म होगी, और हिंदी के लिए उनका जो एक सम्मान होना चाहिए, हिंदी के प्रति जो प्यार उनको होना चाहिए, वो इस तरह के आयोजनों से बहुत उभर कर आएगा, और फिर से हमारे बच्चे जो हैं अंग्रेजी की से मुंह मोड़ के हिंदी की ओर बढ़ेंगे।
प्रांतीय चिकित्सक सेवा संघ ने 4 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। इस दौरान सभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर संघ और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ था, जिस पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने 8 बिंदुओं पर सहमति जताई है। संघ के महासचिव डॉक्टर रमेश कुंवर ने कहा है कि वे त्वरित कार्रवाई के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को पुनः बैठक होगी और अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित होगा कि कल दोपहर जो हमारी स्वास्थ्य सचिव जी के साथ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 8 सूत्री मांगों पर हमारी सहमति बन गई है। इसलिए जो 4 तारीख से हम पूर्णकार्य बहिष्कार के लिए जाने वाले थे, उसको हम 15 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। तब तक हम आदेश पारित होने का इंतज़ार करेंगे और तब तक हम काला फीता बांधकर या ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे। और त्वरित कार्रवाई के लिए हम धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश का, अपर सचिव महोदया का, महानिदेशक महोदया का एवं सचिवालय चिकित्सा विभाग का। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान में उम्मीद से अधिक सफलता हासिल की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार पार्टी ने 15 लाख नए सदस्यों को जोड़ा है और आने वाले समय में वो अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक सदस्यों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। पहले चरण में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधायक सहदेव पुंडीर ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। देखो भाई, कल तक 15 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके थे और क्योंकि 15 अक्टूबर तक का कार्य है और हमने जो 20 लाख का रख लिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। हमारी सदस्यता लक्ष्य से ऊपर जाएगी, हम विश्वास कह सकते हैं। लव एंड वॉर टीवी रियलिटी शो के सीजन 3 की शूटिंग हाल ही में उत्तराखंड के रुड़की में संपन्न हुई है। इस बार लाखों प्रतिभागियों में से 100 का चयन किया गया है। वहीं 10 दिन तक शूटिंग की गई है। फाइनल में मुंबई के वेंकटेश और फरियादाबाद के वैष्णवी ने विजेता ट्रॉफी जीती है, जबकि प्रशीषा और तानिया पहले रनर अप रहे हैं, जबकि महेश और पल्लवी दूसरे रनर अप रहे हैं। वहीं निर्णायक मंडली में प्रगति सिंह चौहान, बहादुर सिंह राजपूत और कुनीन सिद्दीकी शामिल थे। वहीं प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और जल्द ही शो का प्रसारण टीवी पर होगा। हमारा जो टास्क था वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत एडवेंचरस था, आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब सोच भी नहीं सकते वैसा था। हम लोग सब शुरू से सोच रहे थे लड़कों का पार्ट होगा, बट लव एंड वॉर जैसा हर बार कुछ नया लेकर के आता है, तो लव एंड वॉर ने इस बार लड़कियों के स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ऐसा टास्क डिजाइन किया था जिसमें लड़कियों की स्ट्रेंथ भी पता चले कि जो जीत रहे हैं उसमें पूरा का पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ लड़कों का नहीं है, जो विनर लड़की निकलेगी वो भी इक्वली केपेबल है उस टाइटल के लिए। तो इस वजह से जो हमारा टास्क था उसमें हमारा पूरा स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ है, माइंड टेस्ट हुआ है, एजिलिटी टेस्ट हुई है, सब कुछ टेस्ट हुआ है। ब्लाइंड फोल्ड करके हमें अपने जो मेल पार्टनर है उनको 40 kg वेट के साथ पिकअप करके एंड पॉइंट तक जाना था। केमिस्ट्री चेक हुई है, इंटेलिजेंस भी चेक हुई है, सब कुछ पैकेज था हमारा परफॉर्मेंस में है। और मैं हिमाचल से रहने वाली हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट ईयर लव एंड वॉर सीजन 2 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हूँ और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बिकॉज रियलिटी शो में हम सोचते हैं कि मे बी ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, बट सब कुछ आपको रियल बेस में ही आप एक्सपीरियंस करते हो एंड सीखते बहुत कुछ हो। जैसे कि मैं पहले इतना अच्छा नहीं बोल पाती थी, नाउ मैं अच्छा बोल पाती हूँ एंड मुझे मतलब एक स्टेज फोबिया होता है वो भी नहीं रहता है। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। मैं मुंबई से हूँ पर रहना मेरा नागपुर में। मैं लव एंड वॉर में जब सेलेक्ट हुआ तो मुझे बहुत काफी अच्छा लगा, बट यहाँ आने के बाद जिस तरीके से मैं सोच रहा था कि टास्क होंगे नॉर्मली ऐसा कुछ, पर यहाँ आने के बाद काफी टफ टास्क थे और साथ ही साथ
काफी टफ कॉम्पिटिशन्स भी थे जहाँ आने का जब देखा मैंने। उसके बाद साथ में काफी सारे, जैसा पुल टास्क हो गया, फिर बाद में कुछ सुरंगों से निकलो, फिर रोप चढ़ो, बहुत डिफिकल्ट थे, बट उस सभी चीजों को पार करने के बाद आज मैं ग्रैंड फिनाले में खड़ा हूँ। सर मेरा नाम साहित्य है और मैं दिल्ली रहता हूँ। वैसे मैं मूल निवासी उत्तराखंड से ही हूँ, उत्तराखंड गढ़वाल से। इस शो पे आना बहुत ही सौभाग्य की बात रही मेरे लिए। काफी शो वैसे भी देखे, बट जो यहाँ पे था कुछ अलग ही था। आपका था आज वगैरह करना, ये सब अपना बेस्ट दिया जितना दे सकते थे। मेरी पार्टनर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया, उन्होंने भी हमसे जितना हो सका उतना हमने कोशिश करी है। पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि ये 3rd सीजन तो है, पर 3 सीजन लगातार मैं जज करती आई हूँ। और उससे भी ज्यादा खुशनसीबी की बात यह है कि लगातार तीनों सीजन में मेरी ही गैंग बैड बुलेट्स जीतती आई है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। किस तरह का शो नहीं होता है? सो बेसिकली लव एंड वॉर, जैसे कि मैम अपने आप में बताता है कि प्यार और जंग दोनों में दोनों जायज है। तो डिफरेंट टास्क आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, इमोशनली आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं। जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं, ये शो हमें वो बताता है। बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जज जो यहाँ पे नहीं है, पवन सर, उन्होंने टीम से डिस्कस किया था और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक शो ऑर्गेनाइज किया जाए जहाँ पे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्यार भी मिलता है, जंग तो होती ही होती है। तो दोनों का जो डेडली कॉम्बिनेशन था वो बड़ा मजेदार लगा हमें, तो हमें लगा लव एंड वॉर इज द परफेक्ट नेम फॉर दिस शो। वक्फ बोर्ड 2024 संशोधित बिल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने इसे आवश्यक बताया है कि यह कहते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां होने के बावजूद उनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है और शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड और को संपत्तियों का दुरुपयोग किया है और उन्हें बेच दिया है। कासमी का कहना है कि अगर ये संपत्तियां वापस मिलती हैं तो इससे समुदाय का भला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।